हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आई होप आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। आज की इस वीडियो में मैं पॉलिटी और करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है डीलिमिटेशन एंड वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। अगर आप न्यूज़ या करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि हाल ही में इस पे पार्लियामेंट में वोटिंग हुई थी एंड ये दोनों ही बिल और एक्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसी के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। एमसीक्यू के फॉर्म में आपके इन टॉपिक से जो है वो नंबर बन सकते हैं। ये वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे लिए जान लेना ज़रूरी होता है कि ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो अभी लाया गया था हमारे पार्लियामेंट में, इसे वोटिंग पे रखा गया था, जो कि बताता है कि वुमेन को 33% यानी कि 1/3 रिजर्वेशन मिलनी चाहिए लोकसभा में और हमारी विधानसभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। लेकिन ये 2011 के सेंसस के बेसिस पे होगा, जो कि हाल ही में स्पेशल मेजॉरिटी ना मिलने की वजह से जो है ये रद्द कर दिया गया हमारे पार्लियामेंट में। देखिए, डीलिमिटेशन का मतलब होता है बाउंड्रीज को बढ़ाना, कम करना या फिक्स कर देना किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। देखिए, एक स्टेट में कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वो रीजन होता है जहाँ से कोई भी एमएलए या एमपी खड़ा होता है और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को डीलिमिटेशन की वजह से चेंज किया जाता है, बढ़ाया जाता है डिपेंडिंग ऑन द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब ये देखने वाली बात है कि ये डिसाइड कौन करता है कि बाउंड्रीज को कितना बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। तो वो डिसाइड करती है हमारी डीलिमिटेशन कमीशन। जी हाँ, तो एक डीलिमिटेशन कमीशन गठित होती है, सेटअप होती है ये देखने के लिए कि कितनी बाउंड्रीज को जो है वो ऑल्टर किया जाएगा। इसे हमारी पार्लियामेंट सेटअप करती है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड सीधे सीधे ये हमारी पार्लियामेंट को ये राइट दे देता है, ये डीलिमिटेशन कमीशन को ये पावर दे देता है कि सुप्रीम कोर्ट ना इसमें इंटरफेयर कर सकती है, ना ही जो है इसके खिलाफ कोई जजमेंट पास कर सकती है। अब ये जानना ज़रूरी है कि डीलिमिटेशन कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, बिकॉज आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं या फिर इनको अपॉइंट करने वाली बॉडी कौन सी होती है। तो देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन एक 3 मेंबर बॉडी है। टोटल 3 मेंबर होते हैं इसमें, जो कि 2 जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं रिटायर्ड, एंड जो 3rd मेंबर है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। उनको ही जो है वो अपॉइंट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जब हम डीलिमिटेशन कमीशन की बात करते हैं तो ये 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में 1 मार्कर्स में पूछ सकते हैं। आर्टिकल 328 कहता है कि जो लॉ डीलिमिटेशन कमीशन बनाती है उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 329 बोलता है जो कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती इनके ही इलेक्टोरल मैटर्स में। अब डीलिमिटेशन कमीशन, आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि जिसपे सुप्रीम कोर्ट की नहीं चलती वो बॉडी कितनी पावरफुल हो सकती है। लेकिन क्या डीलिमिटेशन कमीशन पहले भी कभी सेटअप हुई है? जी हाँ, हमारा भारत आज़ाद होने के बाद डीलिमिटेशन कमीशन को जो है वो 4 बार सेटअप किया गया, इन द ईयर 1952, 1963, 1973 एंड 2002। एंड आर्टिकल, हमारे संविधान का आर्टिकल 82 बताता है कि लोकसभा की सीट जो है वो डीलिमिटेशन के द्वारा रीएडजस्ट की जाएंगी थ्रू दिस आर्टिकल कॉल्ड 82, एंड सेम गोज विद आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 के थ्रू जो है वो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव की बाउंड्री को बढ़ाया या कम किया जा सकता है या फिक्स किया जा सकता है बाय डीलिमिटेशन कमीशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो 4 बार सेटअप हो चुकी है, एंड लास्ट टाइम ये 2002 में सेटअप हुई थी। लेकिन इसमें कैच आ जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसमें कैच आ जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है, न केवल डीलिमिटेशन के टॉपिक लेकिन किसी भी टॉपिक से आ सकता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इंदिरा गांधी की सरकार में लाया गया था और इसे जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, बिकॉज इस एक्ट ने हमारे संविधान का 1/3 हिस्सा, 1/3 जो हिस्सा है वो बदल कर रख दिया था। ये एक्ट इतना बड़ा था कि इसे अपने आप में ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। इसमें बहुत सारे क्लॉजेस थे, जैसे कि एक ये भी है, अगर हम डीलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो ये कहता है कि पार्लियामेंट की जो सीट्स है ना वो साल 2000 तक फ्रीज कर दी जाएंगी। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी लोकसभा में जो है वो 545 सीट्स होती है,
वैसे रिसेंटली कुछ साल पहले 2 सीट्स जो एंग्लो इंडियंस को मिलती थी वो घटा दी गई थी, तो इसीलिए करेंटली हमारे लोकसभा में 543 सीट्स ही हैं। तो उन सीट्स को जो है वो 2000 तक फ्रीज कर दिया। यानी जो हमारा डीलिमिटेशन कमीशन है, यूं तो वो 2002 में भी आया था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार, यानी कि आज जो 545 हमारी लोकसभा की सीट्स हैं वो 1973 की पॉपुलेशन और उसके डेमोग्राफी के बेसिस पर डिसाइड हुई हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए दोबारा से डीलिमिटेशन कमीशन का बैठ के नई बाउंड्रीज को रीएडजस्ट करना, क्योंकि उसके बाद तो पॉपुलेशन में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है। बिकॉज आज के समय इंडिया दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला देश है। तो आइए मुद्दे पे हम वापस आते हैं। कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट है जिसने डीलिमिटेशन कमीशन को फ्रीज कर दिया था? 2000 के लिए जो है वो लोकसभा की सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था। एंड 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2001 में आया, उसने दोबारा से हमारी डीलिमिटेशन की सीट्स को, लोकसभा की सीट्स को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि ये साल 2026 है, तो मतलब इस एक्ट के मुताबिक इस साल जो है वो हमारी डीलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारी डीलिमिटेशन कमीशन अभी तक इस्टेब्लिश नहीं। लेकिन क्योंकि जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो हमारे पॉपुलेशन या हमारे सेंसस के बेसिस पे होती है। देखिए, हमारा सेंसस जो है वो लास्ट 2011 में हुआ था। 2011 के बाद जो है वो सेंसस 2021 में होना था, लेकिन हम सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से जो है वो हमारा सेंसस नहीं हो पाया, जिसको रद्द कर साल 2027 यानी कि अगले साल के लिए जो है वो शिफ्ट कर दिया है। यानी कि अब हमारे भारत में 2027 में सेंसस होंगे। अब जब हमारे पास 2027 में सेंसस होंगे तो हमारे पास डाटा भी आ जाएगा। अब जैसे कि 2027 में सेंसस हो जाएंगे तो हमें कई सारा चेंज का पता लगेगा जो हमारी पॉपुलेशन में हुआ है। उस पॉपुलेशन के चेंज को देखते हुए जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगी अगले साल। कब? 2027 के अगले साल, यानी कि 2028 में जो है वो हमारा नेक्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगा और वो बताएगा कि हमारी लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स कितनी बढ़ेंगी। 2029 ये वही ईयर है जब हमारे लोकसभा इलेक्शंस भी होंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने आपको यही चार्ट के थ्रू समझाया है कि हमारी डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया था। उसके बाद सेंसस ना कंडक्ट करवाने की वजह से अभी तक भी जो है वो हमारी डीलिमिटेशन नहीं हो पाई है। 2021 में पैंडमिक की वजह से नहीं हुआ। अब सेंसस होंगे 2027 में, डीलिमिटेशन जो है वो 2028 में होगी और लोकसभा के इलेक्शन 2029 में होंगे। यानी कि 2029 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी हमारे पास करेंटली जो है वो 543 सीट्स हैं, जो कि बढ़ के 850 से भी ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसा ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ भी होगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी सीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब यहीं पे आता है हमारा वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जो कि एक्ट है। तो एक्ट नाम पढ़कर ही आपको पता लग रहा है कि ये पास हो चुका है। तो जब ये एक्ट ऑलरेडी पास हो चुका है तो फिर इसको लोकसभा में क्यों रिजेक्ट किया गया? देखिए, ये एक्ट ऑलरेडी पास हो चुका है, लेकिन ये एक्ट देखिए ऑलरेडी पास हो चुका है, लेकिन इसे दोबारा वोटिंग पे इसलिए डाला गया पार्लियामेंट में, ये देखने के लिए कि इसे इम्प्लीमेंट कब किया जाए। तो देखिए, ये एक्ट 2023 में पास हो गया था और बोला गया था कि इससे जो है वो 2029 यानी कि 2029 में हम इम्प्लीमेंट भी कर देंगे, क्योंकि 2029 में हमारे लोकसभा इलेक्शंस होने हैं। उसके बेसिस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी नई, जिससे वुमेन को फ्रेश रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और अलग अलग जगह से जो है वो वुमेन इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगी। अगर हम इस बिल की बात करें तो ये 1/3 रिजर्वेशन देता है वुमेन को लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में। अभी जैसा कि 543 सीट्स हैं हमारे पास, जिसका 1/3 हिस्सा जो है, इसका 1/3 हिस्सा यानी कि 183 सीट्स, यानी कि अब अनुमान लगा के अगर हम 550 चलें तो 183 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए 183 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगी हमारी लोकसभा में। कल 2029 का वेट करें और डीलिमिटेशन के बाद तब हमारी लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं, हमारी जो सीट्स हैं वो बढ़कर 850 हो जाएंगी, जिसका 1/3 होगा 283। यानी कि इतना हाइक आएगा वुमेन के रिप्रेजेंटेशन में हमारे पार्लियामेंट में, हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। देखिए, अब जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसकी सीट्स एलोकेट करने में कई सारी दिक्कत आती हैं। जैसे कि जो डीलिमिटेशन कमीशन है, देखिए
देखिए, अब जो डिलिमिटेशन कमीशन है ना, उन्हें सीट्स एलोकेट करने में कई दिक्कत आती है। जनरली साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के बीच में बहस होती है इस चीज़ को लेके, क्योंकि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ज़्यादा पॉपुलेशन यानी कि ज़्यादा सीट्स। अब डिलिमिटेशन कमीशन की बाउंड्रीज़ को किसी भी स्टेट की इंक्रीज़ करने का या कॉन्स्टिट्यूएंसी को बढ़ाने का सबसे जो मेन बेस है वो पॉपुलेशन होता है। ज़्यादा पॉपुलेशन यानी कि ज़्यादा सीट्स, ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लेकिन यहाँ पर साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वो पीछे रह जाती हैं, क्योंकि देखिए साउथ इंडियन स्टेट्स कहती हैं हमारे स्टेट की जीडीपी भी बहुत अच्छी है, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स पर भी ध्यान रखा, इवन हमारा ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बजट में पैसा एलोकेट होता है वो हमारी पॉपुलेशन को देख के दिया जाता है, जिस वजह से हमें पैसा कम मिलता है। जबकि नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे कि बिहार, यूपी, जहाँ पर 200 से ज़्यादा जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, एक ही स्टेट में सारा पैसा, सारा शेयर, सारी सीट्स सब जो है वो यही ले जाती हैं, जो कि अक्सर एक डिबेट का टॉपिक रहता है साउथ इंडियन स्टेट्स और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के बीच में। अब बात करें हमारे वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट की, तो ये 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व रखता है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इंक्लूडिंग SC एंड ST, यानी कि SC, ST और वुमेन, इन सभी के लिए जो है वो सेम नंबर यानी कि 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व होंगी। अब ये जो है वो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, और इसने वुमेन को रिप्रेजेंटेशन भी दिया। 106 कॉन्स्टिट्यूशन कहती हैं हमारी स्टेट की जीडीपी भी बहुत अच्छी है, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स पर भी ध्यान रखा, इवन हमारा ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बजट में पैसा एलोकेट होता है वो हमारी पॉपुलेशन को देख के दिया जाता है, जिस वजह से हमें पैसा कम मिलता है। जबकि नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे कि बिहार, यूपी, जहाँ पर 200 से ज़्यादा जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, एक ही स्टेट में सारा पैसा, सारा शेयर, सारी सीट्स सब जो है वो यही ले जाती हैं, जो कि अक्सर एक डिबेट का टॉपिक रहता है साउथ इंडियन स्टेट्स और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के बीच में। अब बात करें हमारे वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट की, तो ये 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व रखता है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इंक्लूडिंग SC एंड ST, यानी कि SC, ST और वुमेन, इन सभी के लिए जो है वो सेम नंबर यानी कि 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व होंगी। अब ये जो है वो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, और इसने वुमेन को रिप्रेजेंटेशन भी दिया। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बदौलत जो है वो वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट आया, जो कि एक बहुत ही बड़ा विक्ट्री था हमारी करंट रूलिंग गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि बहुत साल से, कई साल से, जैसे कि अगर हम बात करें साल 1996, 1998, 2009, 2010, 2014, ये कुछ ऐसे साल थे जब कब से जो है वो डिमांड थी कि वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, 1/3 रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, बट वुमेन को रिजर्वेशन नहीं मिल रही थी। लेकिन फाइनली 2023 में जो है ये बिल आया, इवन ये बिल पास हुआ, ये एक्ट भी बना। इसकी फीचर्स मैं आपको बताऊं तो इस रिजर्वेशन एक्ट को कि वुमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्व होनी चाहिए, ये साल 15 यानी कि 15 साल के लिए इसे रिजर्व कर दिया गया है। पार्लियामेंट चाहे तो ये ईयर एक्सटेंड भी कर सकती है। इसमें जो है वो रोटेशन ऑफ सीट होंगी। देखिए, रोटेशन ऑफ सीट्स मतलब कि मान लीजिए वुमेन को जो है वो रिजर्वेशन मिली है कई स्टेट्स में, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि हमें पता है कि 1/3 सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, तो मान लीजिए उसमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे कि भोपाल की या फिर लखनऊ की या फिर जो है वो बहराइच, ऐसी कुछ जगहों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो मान लीजिए वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। इलेक्शन होगा, कोई वुमेन वहाँ से खड़ी होगी, कैंडिडेट बनेगी, वो जीतेगी वहाँ से और फिर वहाँ की MP या MLA बन जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो अगला विधानसभा या जो अगला लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होगा वही स्टेट, जो भोपाल, लखनऊ, जो मैंने आपको स्टेट बोली, ज़रूरी नहीं है कि यही अगले चुनाव में भी रिजर्व्ड रहें। ये चेंज भी हो सकती हैं और ये चेंज होंगी। बाकी अगर हम वुमेन के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 15% वुमेन ही थी एज ए MP। आप मेल कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में ये नंबर देखें तो बहुत ही कम है, ओनली 15 एंड इवन 9% वुमेन जो थी वो लेजिस्लेटिव असेंबली में थी। कितना कम रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर वुमेन का पॉलिटिक्स में वो हम देख सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा एक्ट बहुत ही ज़रूरी था हमारे देश के लिए, जो कि वुमेन को इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन दे और वो भी चुनाव में आगे आए। और इस एक्ट का नाम वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अलावा नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट है। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए याद रखना, क्योंकि आपके लिए कभी भी सवाल बन सकता है कि ये एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था। मान लीजिए आपको वुमेन रिजर्वेशन एक्ट याद हो लेकिन आपको पता ही ना हो कि इसका ओरिजिनल नेम नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, तो फिर तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए बेटर टू रिमेंबर कि इसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम था। आप मेरी वीडियो पॉज कर कर खुद ही इसका नाम जो है वो 5 बार बोलें तो आपको याद हो जाएगा। सुनने में थोड़ा लंबा और डिफ़िकल्ट है,
लेकिन अगर आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे सो यू विल रिमेंबर इट। इस टॉपिक में कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे लिए याद रखना और जान लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे 1 मार्क्स में एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस एक्ट के आने से नारी शक्ति वंदन अधिनियम या फिर जो ये वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है, इसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आने से जो है वो कुछ आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, जैसे आर्टिकल 330A। आर्टिकल 330A जो है वो वुमेन को रिजर्वेशन देता है लोकसभा में। आर्टिकल 332A जो है वो वुमेन को रिजर्वेशन देता है स्टेट में, विच इज़ द 1/3 रिजर्वेशन। जब हम बात करेंगे यहाँ रिजर्वेशन की तो आपको याद होना चाहिए कि कितना, 1/3 रिजर्वेशन। और जबकि आर्टिकल 239AA जो है वो हमारे स्पेशली हमारी कैपिटल दिल्ली के लिए बनाया गया है, तो उसके विधानसभा इलेक्शंस में भी जो है वो 1/3 रिजर्वेशन ही होंगी वुमेन। एंड अब हम इस अमेंडमेंट में इश्यूज देखते हैं कि इस अमेंडमेंट के अंदर ऐसे क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से ये फेल हो गया। तो देखिए इसके कई सारे रीजंस हैं, कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं, जैसे कि सबसे पहली बात तो ये बिल पास ही नहीं हुआ, इसीलिए इफ़ेक्ट में नहीं आया। उसके अलावा देखिए यहाँ पे रिजर्व सीट्स का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई एक एमएलए, जैसे कि आज के समय मान लीजिए कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो लागू हो जाता तो वुमेन को 33% रिजर्वेशन देनी पड़ती, यानी कि हमें 33% सीट्स वुमेन के लिए अभी ही रिजर्व कर लेनी पड़ती। अभी कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे MPs MLAs जो है वो बैठे हुए हैं ऑलरेडी, तो उन्हें उनके पद से इस्तीफ़ा देना पड़ता। अर्लियर सरकार ने ये सोचा था कि हम इसे 2029 में लेके आएंगे, क्योंकि 2029 में फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट होने हैं, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बननी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर जो है वो 543 से बढ़कर 850 तक हो जाएगा, तो तब हम वुमेन को जो है वो कैलकुलेटेड रिजर्वेशन दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इनसफिशिएंट डाटा भी है, क्योंकि सरकार ने बोला है कि हम जो है वो अभी ही वुमेन रिजर्वेशन लेके आएंगे और उसे 2011 के सेंसस के बेसिस पे लेके आएंगे। लेकिन जो देखिए 2011 का सेंसस है वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है। तो जब हमारे देश में अगले साल सेंसस होने ही वाला है तो क्यों ना हम एक फ्रेश डाटा कलेक्ट करें और उसके बेसिस पे जो है वो हम वुमेन को रिजर्वेशन दें। मतलब क्यों 2011, यानी कि 16 साल पुराना डाटा जो है वो लाना और उससे वुमेन को रिजर्वेशन देना। इसलिए ये बिल थोड़ा जो है वो कन्फ्लिक्ट में है। उसके अलावा हमारे लिए जो है वो वुमेन रिजर्वेशन तब तक नहीं लागू होगा जब तक डीलिमिटेशन ना हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी डीलिमिटेशन हो जाए उसलिए भी इस बिल को लागू किया जा रहा है। अब जो डीलिमिटेशन है वो कायदे के हिसाब से 2028 में होगी, लेकिन हम पुराने ही डीलिमिटेशन के डाटा पे जो है वो इसको जल्दी से कर दें, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ये बिल जो है वो पास नहीं हुआ। इसमें हमारी करंट रूलिंग गवर्नमेंट के कुछ पॉलिटिकल गेन्स भी थे और ऑपोजिशन के कुछ विरोध भी। अब आइए इसके अलावा हम बात करते हैं एक और टॉपिक की। जब हमने डीलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन की बात कर ही ली है तो क्यों ना हम सेंसस के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं। तो देखिए सेंसस का मतलब होता है जनगणना, लेकिन आप सेंसस को सिर्फ यही मत समझिए कि यहाँ हमारे भारत में कितने लोग हैं उन्हें गिना जाएगा। नहीं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ मैसिव प्रोसेस, जिसमें न केवल यही देखा जाता है कि एक देश में कितने लोग रहते हैं, बल्कि हमारे देश की डेमोग्राफी को भी देखा जाता है, डेमोग्राफिक पैटर्न को भी देखा जाता है। क्योंकि हमारे लिए सेंसस इतना ज़रूरी है कि एक बार हमें पता लग जाए सरकार को कि एक देश में कितने लोग रहते हैं, तो उसके ही हिसाब से उसी सेंसस को बेस बनाकर जो है वो अपनी अलग जो पॉलिसीज़ हैं उसको डिसाइड कर सकते हैं। सारी पॉलिसीज़ ही जो है वो पॉपुलेशन को देख के बनती है कि किस जगह ज़्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कहाँ ज़्यादा रोड्स की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कहाँ स्कूल खोलने की ज़रूरत है। तो ये सब एक जगह की पॉपुलेशन को ही देख के किया जाता है, इसीलिए हमारे लिए सेंसस बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड तब तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जबकि हम पिछले 16 साल के पुराना डेटा पे रह रहे हों, बिकॉज लास्ट हमारे सेंसस जो है वो 2011 में हुए थे। एंड 2011 के सेंसस फॉर आस इज़ वेरी आउटडेटेड, क्योंकि इसके अलावा जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन में और हमारी डेमोग्राफी में चेंज आया। मैं आपको बता दूं कि जो ये सेंसस हैं ये 16th सेंसस होने जा रहे हैं, यानी कि इससे पहले 15 सेंसस ऑलरेडी हो चुके हैं। सो ये आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि विच सेंसस इज़ दिस। सो इट इज़ द 16th सेंसस आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस। हमारे देश में आज़ादी के पहले भी 2 बार सेंसस हो चुके हैं। एक सेंसस नॉन सिंक्रोनस थे जो कि दोनों ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हुए थे, और दूसरे जो थे वो सिंक्रोनस थे, वो 1881 में लॉर्ड रिपन के अंडर हुए थे। लेकिन इस बार का सेंसस इतना डिस्कस क्यों किया जा रहा है, ये इतना स्पेशल क्यों है? तो देखिए ये जो सेंसस है ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस होने जा रहा है। जी हाँ, डिजिटल सेंसस यानी कि डिजिटली आपका डाटा जो है थ्रू GPS मशीन एंड मच मोर टेक्नोलॉजीज जो है वो लिया जाएगा। एंड सेल्फ इन्यूमरेशन का भी ऑप्शन, यानी कि गवर्नमेंट की कुछ पोर्टल्स या वेबसाइट पर जो है
वो आप इसे अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे आप खुद जाकर अपना डेटा को फिल कर सकते हैं। एंड जो ये सेंसस है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स कंडक्ट कराती है। जो हमारी गृह मंत्रालय है वो इसे कंडक्ट कराता है अंडर द रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर। तो बेसिकली यही कमीशन जो है वो सेंसस का सारा काम देती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंसस है वो 2 फेजेस में होगा। ये सेंसस जो है वो 2 फेजेस में होगा। पहला फेज़ जो है वो काफ़ी लंबा फेज़ है, इसीलिए ये 2026 में ही शुरू हो जाएगा, जो कि है हाउस लिस्टिंग। अब हाउस लिस्टिंग का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे आपसे जो है वो कई सारे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आप किस घर में रहते हैं, किस मटेरियल से आपका घर बना है, आपके घर में एलपीजी कनेक्शन है कि पाइप का कनेक्शन है, आपको टाइम पे बिजली पानी आ रहा है कि नहीं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी कैसी है, ड्रेनेज कैसा है। एंड उसके अलावा ऐसे कई सारे और सवाल पूछे जाएंगे इस पहले फेज़ में हाउस लिस्टिंग के दौरान। ये बेसिकली इसलिए पूछे जाएंगे ताकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसे देख पाएँ कि जो सरकार पॉलिसीज़ लॉन्च कर रही है ज़मीनी स्तर पे वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, कि वो कैसे किस सिचुएशन में रह रहे हैं, उसे ग्राउंड लेवल पर देखा जाए। दूसरा फेज़ जो है वो 2027 में होगा। इसे बोलते हैं पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। पॉपुलेशन इन्यूमरेशन में बेसिकली आपसे जो है वो पूछा जाएगा कि आप की पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी कि आपकी एजुकेशन कैसी है, आप कितना पढ़ें, आपकी क्वालिफ़िकेशन कैसी है, आपकी एज क्या है, आपका कास्ट क्या है, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसे कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। एंड एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो है वो इस बार कास्ट सेंसस भी होने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे देश में लास्ट कास्ट सेंसस जो है वो 1931 में हुए थे। एंड 1931 के बाद आज जो है वो अब सेंसस जो है वो किए जा रहे हैं, कास्ट सेंसस अलॉन्ग विद द रेगुलर सेंसस ऑल्सो। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।